तक के जो रुझान हैं उन्हें देखा जाए तो 194 सीटें लेकर जो बीजेपी इस समय नंबर 1 चल रही है 45% सीटों के साथ, यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बात आसाम की, केरला की, पांडिचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की सबकी है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल वेस्ट बंगाल की चल रही है। वेस्ट बंगाल के आंकड़े 2:33 तक बीजेपी 191 सीटों पर, यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो जानकारी है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं, और तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़ों को अगर मैप पर देखने का प्रयास किया जाए तो इस पश्चिम बंगाल के मैप के अंदर आपको वो एरिया जो कि पश्चिमी बंगाल की तरफ है वहां पर बीजेपी का बढ़त, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर टच होते हुए क्षेत्र हैं उनमें से लगभग आधे बॉर्डर एरियाज में टीएमसी बढ़त बनाई हुई है, जो बांग्लादेश के तटीय तटवर्ती इलाके हैं उनके अंदर। साथ ही साथ में वो क्षेत्र जो पूरी तरह से आसाम के संपर्क में है वहां पर बीजेपी की साफ बढ़त दिख रही है। और यहां पर बढ़त के साथ साथ यहां पे स्पष्ट जनादेश जब फाइनल इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा उसके बाद माना जाएगा, लेकिन हां अभी इनको हिसाब से देखते हुए, वोटिंग के जो अभी तक प्राप्त रिजल्ट हैं उन्हें देखते हुए यह दिख रहा है कि बीजेपी यहां पर बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर टीएमसी का अभी भी जहां जहां आपको रंग दिखाई दे रहा है, बाकी और जो एरियाज हैं जहां पर पोलराइजेशन की बातें की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम वोटों में हिंदू वोट अगर एक साथ हो गए तो जहां समीकरण बदल सकते हैं वहां समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इस तरह से आप यहां पर जो ग्राफ के माध्यम से भी अगर समझना चाहें तो यह वोट परसेंटेज को समझा जा सकता है। बात की जाए एग्जिट पोल की, तो बंगाल को लेकर एग्जिट पोल कितना सही रहा, तो एग्जिट पोल्स ने यह जानकारी तो देना शुरू कर दिया था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी, लेकिन कोई इस नंबर को जो 194 के नंबर पर, 191 के नंबर पर चल रहा है, शायद ही कोई एग्जिट पोल लेकर उसके नजदीक चल रहा हो। एक प्रजा पोल का एग्जिट पोल जरूर था जो 208 नंबर तक बीजेपी को लेकर गया था, यानी बहुमत में एग्जिट पोल नजदीक पहुंचे जरूर हों, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में एग्जिट पोल फिर से एक बार फेल मारे। पिछली बार टीएमसी 213 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 190 सीटों से ऊपर चल रही है। 28% वोट और 73 सीटें बढ़ाकर बीजेपी ने पूरी तरह से बंगाल को अब भगवा कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जनसंघ, जिसको बीजेपी का प्रिकर्सर माना जाता है, जनसंघ जिसकी स्थापना 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल ही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल से अब तक भाजपा की सरकार का ना होना यह अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता था। तो आजादी के बाद पहली बार यहां पर भाजपा सरकार बनते दिख रही है। हालांकि यहां पर बीजेपी के बड़े नेता जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि शायद वही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, उन्होंने सुबह 11:30 बजे ही लगभग यह कह दिया था कि बीजेपी यहां पर 180 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटों के अंदर वो जो आरजीकर यूनिवर्सिटी का जो मामला था जिसमें एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना हुई थी, उनकी जो माताजी हैं वो बीजेपी के टिकट से लीड कर रही हैं। टॉप सीट्स की अगर हम बात करके चलें तो बहुत सी हाई प्रोफाइल सीटें इस समय पर ऐसी हैं जिनमें से शुभेंदु अधिकारी किसी एक सीट पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सीट पर, जो दूसरी सीट जहां से वो लड़े हैं, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। खैर, इस रिजल्ट के मायने क्या रहे तो इस तरह से समझिए कि एनडीए के जो गठबंधन सहयोगी हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उन्होंने दोपहर सुबह 11:30 बजे ही बधाई दे दिया था। बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके द्वारा बधाई का क्रम जारी है, लेकिन इसी बीच में थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को और बूथ पर जो प्रेजेंट कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश दिया गया कि आप लोग बूथ छोड़कर मत चले जाइएगा। ये शुरुआती नतीजे हैं, 2-4 राउंड की वोटिंग है जिसमें ये बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे हैं। वोटिंग 14, 15, 18 राउंड तक जाएगी। रिजल्ट्स जो हैं वो 18वें राउंड तक आएंगे। हम लास्ट तक जीत जाएंगे। आप लोग वहीं काउंटर पर बने रहिएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हम पर दबाव बनाया है, आखिरी मौके पर पहुंच करके वोटों को बदला जा सकता है। यह अपने कार्यकर्ताओं से आखिर तक, इसका मतलब साफ था कि ममता बनर्जी को अभी भी उम्मीद है कि लास्ट तक कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। इनका मानना है कि जिस तरह से वहां पर अभी पोलिंग स्टेशंस पर रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं, वोटिंग काउंट हो रही है, वो शुरुआती राउंड्स की वोटिंग है। 4-5 राउंड के वोटिंग्स में उनको ज्यादा दिखा दिया गया बीजेपी वालों को, ताकि बाकी हताश होकर टीएमसी कार्यकर्ता लौट जाएं। टीएमसी लगातार इस बात को उठा रही है।
हालांकि टीएमसी के दफ्तर पर सन्नाटे की तस्वीरें हैं। आरोप का दौर शुरू हो चुका है। महुआ मोइत्रा ने तस्वीर डालते हुए कहा है कि जब स्ट्रांग रूम के अंदर कैमरे ही ना चल रहे हों तो सुरक्षा के क्या दावे किए जा सकते हैं। टीएमसी के और सांसद, जो पूर्व सांसद या राजनेता हैं, उन सबका कहना है कि एक तरफ दीदी और एक तरफ पूरा सिस्टम खड़ा है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। कुछ ऐसे वीवीपैट की तस्वीरें पर्चियों की निकली हुई भी सोशल मीडिया पर वायरल होना फिलहाल शुरू हुई हैं, लेकिन एक एक करके चुनाव आयोग ने सबका जवाब दिया है। उनमें से सबसे बड़ा जवाब था कि ये ट्रायल रील्स थी जो बाहर निकल करके आई। जहां तक बात थी इनकी, तो कुछ 5-10 मिनट के लिए कोई कैमरे के अंदर माल फंक्शनिंग थी, वो उन्हें करेक्ट करा दिया गया, ऐसा कहा गया। कुल मिलाकर के जो भी स्थितियां हैं, उन स्थिति पर इलेक्शन कमीशन और अर्धसैनिक बल पूरी तरह से नजर बना करके इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जीतने के बाद में रैली निकालने के लिए साफ मना कर दिया है, क्योंकि यहां इस बार के चुनाव में पोलराइजेशन एक्सट्रीम पर था। हिंदू और मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकदम गेटवाइज हो रखे थे और एक साथ वोट देने के लिए तैयार थे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने विजेताओं को जुलूस निकालने का इनकार किया है, क्योंकि अशांति की स्थिति बन सकती है। अब सवाल, जहां तक मैंने शुरुआत में कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, तो उन्होंने जो जनसंघ है उसको यहीं से ही शुरू किया। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, जो जनसंघ के फाउंडर थे, उन्होंने यहीं से ही अपना गृह राज्य उनका यही था और लगातार उसके बारे में वो लगातार काम करते आ रहे थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और निकल कर आ रहा है, और वो ये है कि जो झालमुड़ी खाने वाला जगह था, उसकी चारों सीटें, जहां पर मोदी जी ने झालमुड़ी खाई थी, उस जगह की चारों सीटें भाजपा जीत चुकी है। मतलब उनको जीतती हुई चल रही है। तो यानी कि पहले झालमुड़ी सुर्खी में रही और झालमुड़ी वाला क्षेत्र सुर्खी में रहा। जहां तक बात हो प्रधानमंत्री मोदी का हुगली रिवर में बैठ करके इस प्रकार से यात्रा करना, तो एक प्रकार से पीएम मोदी फैक्टर जो है वो टीएमसी के लिए भारी पड़ा। जिस तरह का प्रबंधन बीजेपी ने यहां किया, संभवतया वो भारी पड़ा। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जो 15 दिन से यहां पर बिल्कुल डेरा जमाए हुए थे, और उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से यहां के हर सेक्टर के अंदर जितनी भी टीएमसी के द्वारा जो गलतियां थी या जिस तरह से वो गुंडागिर्दी करके चल रहे थे, उन्हें वहां बैठकर उन्होंने जिस तरह का काउंटर किया, अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से एनर्जाइज किया, वो फाइनली काम कर गया। 2 और नाम इस समय चर्चा में चल रहे हैं। उनमें सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव के नाम हैं, जो कि संगठन के बड़े कार्यकर्ता के रूप में हमेशा, भूपेंद्र यादव मंत्री हैं और सुनील बंसल हमेशा उन चुनावों में जहां पे प्रबंधन कौशल की जरूरत पड़ती है, वहां पर अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। उनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो अभी महिला बिल लाया गया था, वो महिला बिल भी असल मायने में वोट पे सीधा असर डाल गया। महिलाओं के प्रति बीजेपी सम्मान रखती है, यह स्थापित करके चला गया। जहां एक और टीएमसी जैसी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिल का विरोध किया, वहीं भाजपा इस बात को बताने में कामयाब रही कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण संसदन में 33% लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो खुद महिला मुख्यमंत्री रखती हैं वो नहीं चाहती कि इस तरह से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ हो या ना हुआ हो, बंगाल की महिलाओं ने इनके प्रयास को पास कर दिया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आज बिग विन है। जहां तक बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट और सेकंड फेज में भी जिस तरह से वोट परसेंटेज था, जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से 90 लाख वोटों को काटा गया, जिस प्रकार से एसआईआर के प्रभाव में रहते हुए छापा वोटों को कम किया गया, इन सभी चीजों का संयुक्त असर देखने को मिला। और जहां तक बात रही वोटिंग परसेंटेज की, तो यह बदलाव में काउंट हुआ, क्योंकि इससे पहले जब पहली बार इस तरह की घटना हुई थी, तब टीएमसी सत्ता के अंदर निकल कर आई थी। ऐसे तमाम फैक्टर्स के अंदर और भी कई फैक्टर्स हैं जिनमें सुरक्षा को बिल्कुल किनारे नहीं रखा जा सकता। हमने अपने पैनल डिस्कशन में आपके सामने यह बात निकाली थी कि यहां पर अर्धसैनिक बलों को इस तरह से रखा गया है कि लोग जब वोट देने निकले तो उन्हें पुलिस का डर ना रहे। पुलिस को पूरी तरह चुनाव से दूर रखा गया। अर्धसैनिक बलों ने पूरी निगरानी के साथ 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में अर्धसैनिक बलों ने पूरी सुरक्षा के साथ बंगाल में इलेक्शन करवाए, और पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, इसके लिए भी अर्धसैनिक बलों ने यह अनाउंस किया हुआ है कि हम आने वाले समय में 2 महीने तक यहीं रुकेंगे, ताकि यहां पर किसी प्रकार का वायलेंस ना हो। परिणाम निकला कि लोग बिना भय के वोट देने बाहर निकले और निकल करके यहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया। जहां तक बात हो बीजेपी और आरएसएस गठबंधन की, तो कहा जा रहा है कि यह काम बिल्कुल जैसे दिल्ली में हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के हिंदू वोटों को एक करने का जो प्रयास किया कस्बों में, शहरों में, वो फाइनली काम आया। छोटी छोटी बैठकों ने बहुत महत्व दिया और परिणाम स्वरूप जो मजबूत गढ़ था टीएमसी का, वहां पर भी वोट लाने में कामयाब रहे। एक तरह से आरएसएस के फैक्टर को भी यहां से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात इसकी कि क्या अब ईवीएम वाला मसला यहां पर बड़ा मसला बनकर निकलेगा, तो जवाब है कि पहले ही अभिषेक बनर्जी
ईवीएम वाले मामले पर विपक्ष का साथ छोड़ चुके हैं, वो मानते हैं कि ईवीएम पर रिजल्ट सही आते हैं। तो हो सकता है टीएमसी इस बार ईवीएम का बहाना ना बनाए। लेकिन हां, बहुत सारे लोगों पर इस समय मीम की बारिश की जा रही है। चर्चा सबसे पहले पप्पू यादव की है, जिन्होंने यह कहा था कि दीदी ही जीतेंगी, अदरवाइज हम राजनीति छोड़ देंगे। फिलहाल उनका मीम वायरल हो रहा है। वायरल तो इस समय हमारे प्रिय रवीश कुमार जी भी हो रहे हैं, जिन्होंने प्रयागराज 5 घंटे पहले पहुंच के क्या कीजिएगा, टोल अत्यधिक लग जाएगा, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी 192 सीट 193 सीट जीतकर क्या करेगी। सरकार तो 148 में ही बन जाएगी, तो 40 ज्यादा सीट करके करेंगे क्या। खैर, फिलहाल इस समय मतलब तमाम प्रकार के मीम्स चल रहे हैं, वार्ताएं तमाम प्रकार की चल रही हैं, बीजेपी को लोग चाहने वाले अपनी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हां, यह जरूर है कि इस चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के द्वारा अपनी तमाम प्रकार की उपलब्ध शक्तियों का उपलब्ध तरीके से उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर कराना हो, अर्धसैनिक बलों का सही से अप्लाई होना हो, ये तमाम चीजें जो हुई, उनकी वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो फिलहाल इनके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो लगभग आधा मतलब 3/4 भारत जो है अब वो भगवा रंग से रंग चुका है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही कि बंगाल को बीजेपी ने जो वादे किए हैं, जैसे यहां पर बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करना, एमएसएमई को बढ़ावा देना, ये सब अब सबसे बड़े बिंदु बनकर निकल कर आएंगे। जहां तक बात हो कोलकाता के आसपास के कायाकल्प की, तो चूंकि बंगाल में लंबे समय से पहले लेफ्ट पार्टीज रही, फिर टीएमसी रही, इस तरह की पार्टीज के चलते बीजेपी जैसी पार्टी का अब यहां आना निश्चित ही बंगाल को एक नया टेस्ट जरूर देगा, जिसके चलते निश्चित ही विशेष औद्योगिक क्षेत्र और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने का जो इनका वादा है, अगर वो पूरा करते हैं तो शायद एक सत्ता का नया दौर यहां पर चलता हुआ दिखाई दे।